Hello everyone, welcome to Dakshina E-Classroom program. This lecture is about revision lecture for alternating current for IIT. तो इस लेक्चर में थोड़ा सा अपन रिवाइज करने की कोशिश करेंगे. We will go a little bit fast. I am not going to discuss things in much details about this. अगर आपको प्रॉपरली हर चीज़ को समझने का है फ्रॉम द स्क्रैच देन यू हैव टू गो विद द प्रॉपर लेक्चर्स. ये लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है अगर आपने पहले से एसी को पढ़ लिया है और आपको जस्ट एग्ज़ाम के लिए थोड़ा सा रिकैप करने का है, कुछ पॉइंट को कनेक्ट करने के लिए. आई विल डिस्कस फ्यू पॉइंट्स दैट विल बी लाइक दैट इज़ मस्ट that you must be understanding them, or like some important things, important points that will help you, is it, in cracking and like solving problem based on this. So alternating current, this is a like a very small chapter. Within like 4-5 lectures you can finish the complete chapter, and main thing is concept interesting. यहाँ पे चीज़ें थोड़ी सी आपको कंफ्यूजिंग लग सकती हैं अगर आप ठीक से नहीं समझेंगे. तो अगर आपको समझ में आ जाती हैं चीज़ें तो ये बहुत आसान चैप्टर है. मतलब ईजिली यू विल बी एबल टू सॉल्व क्वेश्चंस फ्रॉम IIT एडवांस बेस्ड ऑन दिस चैप्टर if you are understanding the concept, is it? And if I talk about the importance, then this is like okay chapter, basically not very important. IIT ask direct question from this chapter but not very much frequently, but like it asked in past like 20 years, like many years IIT has asked direct questions. First thing is like if you talk about in some chapter in mechanics like rectilinear motion, their projectile motion, relative motion, these chapter have application in some other chapters, but that happen rarely that IIT is asking a direct question based on these chapter. Similarly, if I tell you about alternating current, direct questions are asked in IIT actually, but that is true that every year or like not very much frequently. So still like it's like good enough chapter that you should learn, you should focus, because we don't know from where exactly IIT will be asking. So that's why our target should be to understand everything and go for and try our best to learn, is it, whatever we can. So let's continue here. So first thing is alternating current. Basically it's not only about current, basically chapter name is alternating current, otherwise it's like alternating source. तो यहाँ पे इट कैन बी लाइक करंट सोर्स और वोल्टेज सोर्स. नॉर्मली जो थर्मल पावर प्लांट या जो भी लाइक जिस भी फॉर्म में अपन एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, विंड टर्बाइन, इन एवरी लाइक डिवाइस वन जनरेटर इज कनेक्टेड. जनरेटर हैव वन रोटर, सम मैग्नेटिक परमानेंट मैग्नेट्स in between, some coil is there, and when it is rotated with some mechanical energy, maybe thermal, maybe wind and anything else, तो उस सिचुएशन में क्या होता है कि जो परमानेंट मैग्नेट्स हैं बेसिकली, राइट, एंड दिस इज ए लूप. तो लाइक दीज आर परमानेंट मैग्नेट्स लाइक दिस. ये लूप जब रोटेट होता है बेसिकली, देन फ्लक्स इज थ्रू दिस लूप इज चेंजिंग, एंड दैट चेंजिंग फ्लक्स, तो ये अपन डिटेल में डिस्कस करते हैं. फाई को अपन लिख देते हैं B इंटू A इंटू कॉस ऑफ ओमेगा टी. ओमेगा इसकी एंगुलर वेलोसिटी होती है, थीटा इनके एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल होता है. दिस इज द फ्लक्स. इसको डिफरेंशिएट कर देंगे तो EMF अपने आ जाता है d∅dt मैग्नीट्यूड. इट्स अदरवाइज माइनस बेसिकली लेंज लॉ से. तो मैग्नीट्यूड आ जाता है सिंपली BA ओमेगा इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी, राइट. तो ये अपना जो सोर्स आता है यहाँ पे, लाइक दैट इज एन अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स बेसिकली, साइन ऑफ ओमेगा टी. तो इससे पहले अपन जो चीज़ें देखते हैं लाइक नॉर्मल करंट इलेक्ट्रिसिटी में, वहाँ पे हम सब DC के बारे में बात करते हैं. तो एक रजिस्टर कनेक्टेड है ना, एक DC सोर्स से एक कैपेसिटर भी कनेक्ट हो सकता है. तो इन सभी केसेस में मतलब लाइक DC सोर्स कनेक्ट करते हैं, रेजिस्टेंस, करंट, बैटरी, लाइक पावर, वोल्टेज, पोटेंशियल डिफरेंस, चार्जिंग, डिस्चार्जिंग, सब चीज़ें हमें समझ में आती हैं, राइट. इसमें यह है कि लाइक इसी की जगह अगर एक अल्टरनेटिंग, मतलब एक कॉन्स्टेंटली कंटिन्यूसली चेंजिंग, जहाँ पे जो करंट या वोल्टेज है इसकी जो पोलरिटी है वो कंटिन्यूसली चेंज होती है. पहले पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, आइदर नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, लाइक दैट. तो अल्टरनेटिंग सोर्स क्या है? ए सोर्स which whose polarity is
changing continuously from positive to negative, negative to positive, that will be termed as alternating source. यहाँ पे ऐसा नहीं है कि मतलब वो कांस्टेंट है वही डायरेक्ट है, ठीक है ना. अल्टरनेटिंग के लिए पोलरिटी चेंज होना जरूरी है, बहुत ज़रूरी है. मतलब मैं जैसे कहूँ यहाँ पे ये अपने पास एक वेरिएबल है जहाँ पे अगर ये V वर्सेस T बोलता हूँ तो वोल्टेज कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है, एंड दैट टू इट्स लाइक सिमिलर टू साइनोसॉइडल फंक्शन. बट कैन आई लाइक इज इट ए AC अल्टरनेटिंग सोर्स? डेफिनेटली नॉट. दिस इज नॉट ए अल्टरनेटिंग सोर्स. अल्टरनेटिंग सोर्स के लिए पॉजिटिव और नेगेटिव, यहाँ पे तो क्या है, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी. ऑनली डिफरेंसेस यहाँ मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, यहाँ मैग्नीट्यूड कम है. सो दिस इज नॉट ए अल्टरनेटिंग सोर्स, दिस इज आल्सो ए DC सोर्स. तो पहले आपको थोड़ा सा डिफरेंस समझ में आना चाहिए. AC DC सोर्स के मतलब लाइक जो नॉर्मली हमारा अल्टरनेटिंग सोर्स है या अल्टरनेटिंग करंट वोल्टेज वो जनरेटर से प्रोड्यूस किया जाता है, और जो भी लाइक सोर्स पावर सोर्सेज हैं वहाँ पे जो पावर जनरेट की जाती है बाय नेचुरली इट कम्स मोस्ट ऑफ द टाइम लाइक ऑलमोस्ट एवरी टाइम इट्स अल्टरनेटिंग. बेसिकली जो DC है या डायरेक्ट है वो कन्वर्ट करके बनाई जाती है बेसिकली, ठीक है ना. सो दैट इज अबाउट अल्टरनेटिंग. अब जनरल टर्म्स में मैं बोलूँ तो x इज इक्वल टू सम x0 साइन ऑफ ओमेगा t और आइदर x0 कॉस ऑफ ओमेगा t प्लस 5 कभी कभी अपन लिख देते हैं. सो इन जनरल टर्म्स ए अल्टरनेटिंग क्वांटिटी इज एक्सप्रेस्ड इन दिस मैनर. क्लियर? x यहाँ पे जैसे एक करंट सोर्स भी हो सकता है तो I विल बी इक्वल टू I0 कॉस ऑफ सम ओमेगा t प्लस 5, मे बी V इज इक्वल टू सम V0 साइन ऑफ ओमेगा t प्लस सम 5/1. सो लाइक दिस. ये सब क्या है? दीज आर अल्टरनेटिंग सोर्स. ये करंट सोर्स हो गया, ये वोल्टेज सोर्स हो गया. क्लियर? अब थोड़ी सी चीज़ें यहाँ पे टर्म, इसको बोलते हैं अपन पीक वैल्यू. दिस इज आल्सो पीक वैल्यू. दूसरी बात, अगर मैं इसमें से जैसे यहाँ पे लेता हूँ V इज इक्वल टू V0 साइन ऑफ ओमेगा t, इस क्वांटिटी को बोलते हैं फेज, राइट, फेज एंगल. अब यहाँ पर भी क्या होता है, t इज इक्वल टू 0 रख देते हैं तो ये क्या हो गया, φ1, जिसको इनिशियल फेज बोला जाता है, एंड दिस इज कंप्लीट टर्म इज कॉल्ड फेज. तो यहाँ पर क्या हो गया, इनिशियल फेज φ1 इज इक्वल टू 0 हो गया. इसका इनिशियल फेज क्या है, 0. बाकी ओमेगा t क्या है, फेज, फेज के हिसाब से बदलता है. इसका अगर आप ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो ये क्या आ जाएगा, इनिशियली 0 से लाइक दिस, इट विल बी वेरिंग लाइक दिस. वोल्टेज वर्सेस टाइम, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव. इस तरह से यहाँ पे क्या होती है, क्वांटिटी बदलती रहती है, पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, सो ऑन. क्लियर? ऑलराइट. यहाँ पे जो हमें चीज़ें ज़रूरत पड़ती है, मैंने कहा ये जनरल टर्म हो गई अपनी. सो इसको क्या बोल देते हैं, पीक वोल्टेज. ये क्या हो गया, फेज. अभी जैसे देखो, अगर मैं यहाँ तक के लिए एक साइकिल जिसको बोलते हैं, अगर एक बोलता हूँ कि टोटल एवरेज कितना करंट फ्लो हुआ, कुछ टाइम के लिए पॉजिटिव, कुछ टाइम के लिए नेगेटिव, मतलब कुछ करंट इधर गया फिर वापस आया, तो मतलब एवरेज करंट इस पॉइंट पे 0 हो जाता है. Understanding? So normally, like for complete cycle, the average value of alternating current or voltage, everything will be 0. But अगर इसका एक जैसे मान के लो सोर्स आपने यूज किया है और कहीं अप्लायंस में कनेक्ट कर दिया है, देयर द इफेक्ट इज नॉट 0, इट इज क्रिएटिंग सम इफेक्ट. अंडरस्टैंडिंग? हियर चार्ज इज फ्लोइंग राइट देन लेफ्ट, दैट इज ट्रू, बट इट्स क्रिएटिंग सम इफेक्ट. जो भी आपके पास इलेक्ट्रिकल इफेक्ट हैं या इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो वर्क करते हैं इस पर भी बेस्ड. तो इसका मतलब क्या हुआ कि वहाँ कुछ रिजल्ट तो हमें मिला है, बट ओवरऑल में अगर एवरेज करंट की बात यहाँ पर करता हूँ तो वो 0 है. तो इसीलिए हमें क्या होता है, कई बार जब एवरेज वैल्यू पूछी जाती है, एवरेज वैल्यू इज इट, एवरेज वैल्यू ऑफ एनी अल्टरनेटिंग सोर्स अल्टरनेटिंग क्वांटिटी, तो वो हम पूरी साइकिल के लिए नहीं कैलकुलेट करते, वी कैलकुलेटेड फॉर हाफ. इज इट कैलकुलेटेड फॉर हाफ साइकिल only, right? So average value is calculated for half cycle. Okay, so average value is calculated actually for half cycle, and that should be clear even that why, because for complete cycle it will be always 0, and if this is a voltage, alternating voltage, then average value of voltage comes out to be 2 V0 by pi. ये रिलेशन मतलब हमें ज़रूरत पड़ती है इनकी, यू शुड रिमेंबर दैट. सो इफ x इज इक्वल टू सम x0 साइन ऑफ ओमेगा t प्लस 5 एनी अल्टरनेटिंग like source, then its average value
over half cycle is given by 2 x naught over pi, right? X naught is peak value, peak current or peak voltage, and this x bracket or x bar, this is average value. Similarly, like here, this is a average value of voltage, and so on. If I is equal to I naught cos of or sine of omega t plus phi, then average value of I, you can write it in this manner, or you can also write it in this way. That comes out to 2 times peak value of I divided by pi. And there is one more, that is RMS value. तो RMS value का मतलब बेसिकली वो एक इफेक्टिव वैल्यू होती है. मैंने कहा कि जैसे अगर एक अल्टरनेटिंग करंट रेजिस्टेंस से पास होता है तो वहाँ पे क्या होगा, करंट हाफ साइकिल के लिए लेट्स से लेफ्ट में फ्लो होगा, देन नेक्स्ट हाफ के लिए इट विल बी फ्लोइंग टू द राइट. बट क्या, क्योंकि करंट अगर एक साइकिल के लिए बात करें तो जीरो हो गया, राइट? बट क्या रेजिस्टेंस में हीट जीरो प्रोड्यूस हुई? नो, बिकॉज रेजिस्टेंस को तो फर्क ही नहीं पड़ता ना. इफ दिस इज द रेजिस्टेंस, इट डजेंट मैटर वेदर करंट इज फ्लोइंग राइट or current is flowing left, it will always take some tax from them. Understanding? जैसे आप हाईवे पर हो तो जो टोल प्लाजा होता है, डजेंट मैटर कि आप फॉरवर्ड जा रहे हो या बैकवर्ड जा रहे हो, ऑलवेज इफ यू आर पासिंग थ्रू दैट यू हैव टू पे द टैक्स. तो एग्जैक्टली यहाँ पर भी क्या हो रहा है, ये तो हमेशा गर्म होगा, इसमें हीट हमेशा लॉस होगी. तो इसीलिए करंट, लाइक अल्टरनेटिंग करंट, व्हेन इट इज फ्लोइंग लाइक दिस, ऑलवेज हीट विल बी डिसिपेटेड. तो इसलिए जो काम नॉर्मल एक पावर सोर्स करता है वो तो ये करता ही है. तो अब बात ये आती है कि अगर ये इस तरह से क्वांटिटी वेरी कर रही है, और एक क्वांटिटी अगर मेरा कुछ x जैसे होता, सिंपल ये होता, तो ये सब चीज़ें कैसे रिलेटेड है? मैंने जैसे इसमें कहा कि एक x स्मॉल ले लेता हूँ, ठीक है ना. तो x क्या है, एक डीसी वोल्टेज. अगर एक डीसी कोई क्वांटिटी वोल्टेज या करंट अप्लाई किया जाता है इसके अक्रॉस, उस टाइम पे कुछ हीट प्रोड्यूस होती है, और एक ये लगाने पे हीट प्रोड्यूस हो जा रही है, तो दोनों की वैल्यू बराबर हो. तो इसके लिए क्या होगा, ये क्या है, इसकी पीक वोल्टेज है, और ये क्वांटिटी क्या है, अल्टरनेटिंग है, जो कि कंटिन्यूसली कभी जीरो हो रही है, कभी मैक्सिमम, कभी जीरो, फिर मिनिमम, इस तरह से बदल रही है. तो इसकी एक इफेक्टिव वैल्यू, राइट, कि जिसको हम कहें कि इफेक्टिवली अगर इतना, इसका जो इफेक्टिव वैल्यू आता है ना, इफेक्टिव वैल्यू, जिसी को उसको भी RMS वैल्यू भी बोलते हैं. इसका फुल फॉर्म होता है रूट मीन स्क्वायर, रूट ऑफ मीन ऑफ स्क्वायर. मैथमेटिकली जिसको लिखते हैं x, अगर ये है x इज इक्वल टू x नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई, देन RMS वैल्यू और रूट मीन वैल्यू ऑफ दिस इज इक्वल टू लाइक दिस फॉर्मूला. इसका होता है, दिस इज इंटीग्रल x स्क्वायर साइन है तो साइन, कॉस है तो कॉस, साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू डी टी, 0 टू टी डिवाइडेड बाई इंटीग्रल डी टी 0 टू टी. तो ये बेसिकली ये क्या हो गया, स्क्वायर का मीन एंड रूट ओवर दैट. दिस इज कॉल्ड रूट मीन स्क्वायर, रूट ऑफ मीन ऑफ स्क्वायर, राइट, एंड दिस इज कॉल्ड RMS वैल्यू. मैथमेटिकली ये हो गया. फिजिकली सिग्निफिकेंस इसको समझने के लिए ऐसे समझो कि इसको जो कैलकुलेट होकर के आता है ना, दैट कम्स एक्चुअली x नॉट बाई रूट टू. क्लियर? तो ये क्या हो गई, x क्या है, पीक वैल्यू, x नॉट बाई रूट टू क्या हो गई, इसकी RMS वैल्यू. तो ऐसे समझो कि ये करंट पास हो रहा है, सही ना, उससे टी टाइम में जो हीट प्रोड्यूस होगी अल्टरनेटिंग, और x नॉट बाई रूट टू DC करंट पास हो रहा हो, तब जो हीट प्रोड्यूस होगी, और x नॉट इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई, ये करंट पास हो रहा है तब टी टाइम में, और इससे टी टाइम में जो हीट प्रोड्यूस होगी, बोथ हीट, दीज टू हीट विल बी इक्वल. तो मतलब ये समझो कि इसकी जो इफेक्टिव वैल्यू है डीसी के इक्विवेलेंट होगी, वो है x नॉट बाई रूट टू. जिसको हम मैथमेटिक्स यहाँ पे प्रॉपर टर्म डिफाइन करते हैं, एंड दैट इज कॉल्ड RMS वैल्यू. तो ये अलग अलग कुछ वैल्यूज होती हैं, एंड यू शुड रिमेंबर दैट. इसलिए आपको फॉर्मूला भी याद होना चाहिए. एंड RMS वैल्यू इज कैलकुलेटेड फॉर कंप्लीट साइकिल, एंड दिस इज कैलकुलेटेड, एवरेज वैल्यू कैलकुलेटेड फॉर हाफ साइकिल. नेक्स्ट इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो है कि अगर ये अल्टरनेटिंग सोर्स, अल्टरनेटिंग करंट, अल्टरनेटिंग वोल्टेज, जो हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के एलिमेंट्स हैं, जिसमें कैपेसिटर,
इंडक्टर और रजिस्टर। तो इनके अक्रॉस जब अप्लाई करते हैं तो अपने डीसी में देखा था कि कैसे चीज़ें फ़र्क पड़ता है। रेजिस्टेंस में तो क्या होता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जितना वोल्टेज आप अप्लाई करोगे उतना करंट ज़्यादा कम होता रहता है। कैपेसिटर में क्या होता है, डीसी अप्लाई करने पे शुरुआत में करंट फ्लो होता है, फाइनली करंट जीरो हो जाता है, बट कैपेसिटर फुली चार्ज हो जाता है। इंडक्टर में क्या होता है, शुरुआत में वो करंट ही नहीं फ्लो होने देता, मतलब करंट जीरो होता है, मतलब आप समझो कि रेजिस्टेंस उसका हाई की तरह बिहेव करता है, लेकिन थोड़े टाइम बाद वो क्या होता है, एक जस्ट वायर की तरह है। तो ये सिचुएशन क्या है डीसी के केस में। लेकिन एसी में इनका बिहेवियर कैसा रहता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है इस चैप्टर के लिए। और यहाँ पे उसको समझने के लिए एक और चीज़ आपको ज़रूरत है, एंड दैट इज़ कॉल्ड फेजर। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट दिस चैप्टर इज फेजर डायग्राम। फेजर डायग्राम ऐसे समझो ये इसका मैथमेटिक्स है, एंड इट्स लाइक वेरी हेल्पफुल एक्चुअली ये समझने के लिए। देखो इसमें क्या होता है, हमारे पास कोई भी जो अल्टरनेटिव क्वांटिटी है दैट विल बी ऑलवेज लाइक दिस, एक्स नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस सम फाई। लेट मी राइट इट सिंपली, साइन ऑफ ओमेगा टी। अब यहाँ पे क्या होगा, दिस क्वांटिटी विल बी चेंजिंग विद टाइम, क्लियर। फेजर डायग्राम क्या है, इसी का एक वेक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है ऑन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, जैसे ओमेगा टी है किसी भी टाइम पे, मैं उसका फेज पहली बात तो हम एक्स एक्सिस से मेजर करेंगे, ये क्या है अपना फेज भी है, तो जैसे ये मैंने ओमेगा टी फेज ले लिया। अब ये क्या होगा, एंड दिस लेंथ ऑफ दिस वेक्टर विल बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड of alternating quantity। मैग्नीट्यूड मतलब ये जो लेंथ है वो इसका मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करता है, ओमेगा टी ये इसका फेज। तो अब ये क्या है, एक रोटेटिंग वेक्टर है, रोटेटिंग वेक्टर, क्लियर। क्योंकि यहां पे ओमेगा टी की वैल्यू चेंज होगी तो उसके हिसाब से ये रोटेट होगा, एंड दिस इज कॉल्ड फेजर डायग्राम ऑफ दिस क्वांटिटी, एंड दिस हेल्प अस ए लॉट एक्चुअली। तो यहाँ पे आप जैसे लाइक इनिशियली फेज जीरो ले सकते हो, इसको टी इक्वल टू जीरो पे फेज क्या होगा जीरो, तो एक क्वांटिटी को मैंने ऐसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, या फिर मैंने इसका फेज जैसे कुछ टी टाइम पे ये ले लिया तो मैं उसके हिसाब से इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ कि इसमें कोई मिस्टेक नहीं है। ये टी टाइम जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा, अगर ओमेगा टी की वैल्यू पाई हो जाएगी तो ये क्या पाई बाई टू हो जाएगी, तो ये क्या हो इसके अलॉन्ग हो जाएगा। ओमेगा टी की वैल्यू पाई हो जाएगी देन इट विल बी अलॉन्ग दिस, ओमेगा टी की वैल्यू 3π/2 तो ये इसके अलॉन्ग हो जाएगा। तो इस तरह से ये रोटेटिंग वेक्टर है। दूसरी बात ध्यान रखने का, डेफिनेटली ये क्वांटिटी वेक्टर नहीं है, बिल्कुल नहीं है, लेकिन फेजर डायग्राम में हम इसको वेक्टर की तरह ट्रीट करते हैं। अंडरस्टैंडिंग, ये वेक्टर नहीं है बट वेक्टर की तरह ट्रीट किया जाता है। एडिशन वगैरह भी अभी इनका देखना वेक्टर की तरह ही करेंगे बेसिकली। तो ये क्वांटिटी ये है। दूसरी क्वांटिटी अगर मैं बोलता हूँ लेट्स से अल्टरनेटिव क्वांटिटी y इज इक्वल टू सम y नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई, तो ये क्या होगा, अगर इसका फेज ओमेगा टी है तो इस वाले का, तो इसका फेज कितना हो गया ओमेगा टी प्लस फाई, तो प्लस फाइव है। अब इसमें कन्वेंशनली ये रहता है कि एंटी प्लस को हम एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं, माइनस रोटेटेड क्लॉकवाइज। तो यहाँ पे ओमेगा टी प्लस फाइव मतलब इट विल बी रोटेटेड एंटी क्लॉकवाइज, तो यहाँ पे प्लस फाइव क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। सो दिस इज योर वाई नॉट और इसका फेज क्या हो गया ओमेगा टी प्लस फाइव। अंडरस्टैंडिंग। तो इस तरह से ये क्या हो गया, हमारा एक एक्स का फेजर डायग्राम हो गया, ये हो गया फेजर डायग्राम ऑफ क्वांटिटी वाई। इसका मैग्नीट्यूड अगर बड़ा है तो ये, अगर इसका क्वांटिटी का बड़ा है तो ये हो जाएगा। मतलब लेंथ you can write it, it's equal to the magnitude of this vector or amplitude of this clear alternating quantity. This is called phasor diagram. तो यहाँ पे इनको ऐड करने के लिए, जैसे तुम्हारे पास अगर दो फेजर आ जाते हैं, एक फेजर जैसे इधर है लेट्स से x नॉट, इसका फेज में जीरो ले लिया, दूसरा फेजर इधर है y नॉट, तो इनका रिजल्टेंट आएगा दैट विल बी अलोंग दिस, is it? And this resultant r will be just calculated just like vector x naught square plus y naught square, clear? और इस जैसे इस क्वांटिटी के लिए मैं बात करता हूँ तो ये क्या हो गया, x का फेजर x नॉट फेजर डायग्राम, हाँ लाइक फेजर एंगल ओमेगा टी, दूसरी क्वांटिटी हो गई y नॉट, इसका हो गया ओमेगा टी प्लस फाइव। तो अब इन दोनों क्वांटिटी को अगर मैं इसको एक वेक्टर ले लेता हूँ x1 वेक्टर, इसको y वेक्टर ले लेता हूँ, दोनों के बीच में एंगल कितना है फाइव है, तो इसका जो रिजल्टेंट आएगा दैट विल बी दिस वे,
बाय वेक्टोरियल एडिशन, और ये जो रिजल्टेंट आएगा दैट इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स नॉट स्क्वायर प्लस वाई नॉट स्क्वायर प्लस 2x0 y0 इंटू कॉस ऑफ फाई। ये आपको सिंपल जैसे वेक्टर एडिशन में हम करते हैं, ये हमारे पास अगर एक क्वांटिटी लाइक ए है, ये दूसरा बी वेक्टर है, दोनों के बीच में एंगल थीटा है, तो इसका रिजल्टेंट बाय पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन से क्या आता है, दिस आर। तो आर क्या लिखते हैं, आर इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इंटू कॉस ऑफ थीटा। समझ में आया? ऐसे ये यहाँ पर रिजल्टेंट लिखते हैं, एग्जैक्टली यही वेक्टर एडिशन से ही हमने इसको, ये वेक्टर हैं बट यहाँ पे ये वेक्टर नहीं है, लेकिन इनको वेक्टर की तरह ट्रीट करते हैं और उस हिसाब से इनका जो रिजल्टेंट होगा दैट वी राइट इन दिस मेथड। तो यहाँ पर ही अगर क्या होगा, फाई की वैल्यू 90 डिग्री हो जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा, दिस सेम क्वांटिटी विल बी इक्वल टू दिस वन। तो वो मैंने इसके लिए लिख दिया है। समझ में आया? तो ये अपन को इम्पीडेंस, वोल्टेज वगैरह ये सब कैलकुलेशन करने में सब कुछ बहुत ज़रूरत पड़ती है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको इस चैप्टर की प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, देन यू मस्ट अंडरस्टैंड फेजर डायग्राम। मैं आपको एक बार फिर से बताता हूँ फेजर डायग्राम है क्या। जो हमारे पास ये क्वांटिटीज होती हैं, अल्टरनेटिंग क्वांटिटी, उनको हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में रिप्रेजेंट करते हैं एज ए वेक्टर। ये ध्यान रखने का कि डेफिनेटली ये क्वांटिटी वेक्टर नहीं है, लेकिन फिर भी हम इनको एक वेक्टर की तरह रिप्रेजेंट करते हैं। और रोटेटिंग वेक्टर इसलिए क्योंकि यहाँ पे इनका जो फेज है वो कांस्टेंट नहीं है, दैट विल बी चेंजिंग विद टाइम। तो अगर आप अलग अलग टाइम पे बात करते हो, जैसे एक टाइम पे मैं टी की बात करता हूँ, तो इसका एक्स का फेज ओमेगा टी है, तो मैंने इसको इधर रिप्रेजेंट किया। वाई का फेज क्या है, ओमेगा टी प्लस फाइव, तो इसका फेज क्या हो जाएगा, ओमेगा टी और प्लस फाइव। तो यहाँ से x से फाइव और आगे, और मैग्नीट्यूड इसकी x नॉट लेंथ है, तो उसको मैंने इधर रिप्रेजेंट किया, इसकी y नॉट है, उसको इधर रिप्रेजेंट किया। क्लियर ना? अब इसी को अगर आप थोड़े से टाइम t प्लस डेल्टा टी पे बात करोगे, तो ये हो सकता है यहाँ आ जाए और ये y हो सकता है यहाँ आ जाए, और इनके बीच का जो फेज होगा दैट विल रिमेन ऑलवेज कांस्टेंट, क्योंकि ओमेगा सेम है, तो ओमेगा टी यहाँ पर जितनी रेट से ये बढ़ेगा उतनी रेट से ये भी बढ़ेगा, तो इनका जो डिफरेंस आएगा दैट विल ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट, दैट इज फाइव इज कॉल्ड फेज, लाइक फेज डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई। आई होप इट शुड बी क्लियर, बिकॉज ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें क्या होता है, हम अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज़ को एक वेक्टर की तरह फिर आसानी से ऐड कर लेते हैं, एंड रेस्ट ऑल कैलकुलेशन कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ फेजर डायग्राम। सो लेट मी टेल यू दैट। Okay, so by phasor diagram should be clear, that's very important. Let's see next कि अगर अपन एक alternating source, एक कैपेसिटर, इंडक्टर और रजिस्टर के across लगाते हैं, then how they behave. This individual part also like very important, because इस चैप्टर में यही सब चीज़ें हैं, फेजर डायग्राम और ये RLC, how they are like behave when alternating source, and then series RL, RLC and that's all, is it? तो वो सब चीज़ें अपन कैलकुलेट कर सकते हैं. All that calculation can be done with the help of phasor diagram. Just 1 second. Okay, so let's see behavior of circuit. I'm like different elements for alternating source. So first one is resistor. मतलब यहाँ पर एक रजिस्टर है एंड इट्स कनेक्टेड अक्रॉस एन अल्टरनेटिंग सोर्स. ये सोर्स कुछ भी हो सकता है, वोल्टेज सोर्स भी हो सकता है. लेट्स से V इज इक्वल टू सम V नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी. तो ये एक वोल्टेज सोर्स है. इसके अक्रॉस क्या होगा, लाइक करंट. दूसरी चीज़ यहाँ पे क्या होगा, करंट की डायरेक्शन डेफिनेटली इट विल बी कंटिन्यूसली चेंजिंग. सो अपन प्रॉपरली नहीं बता सकते एग्जैक्टली, बट यस जनरल टर्म आई कैन टेक इट्स करंट इज फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शन एट सम मोमेंट ऑफ टाइम. तो आई क्या हो जाएगा, आई इज इक्वल टू वी नॉट बाई आर इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी. तो यहाँ पे देख सकते हैं द फेज ऑफ दिस अप्लाइड वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर एंड द करंट थ्रू द रजिस्टर बोथ आर एट इन सेम फेज, देयर फेज इज सेम. तो फेजर डायग्राम जो इसका होगा दैट विल बी इक्वल टू, दिस इज V नॉट, you can write sine of omega t, and this is the phase of voltage, and current will be like I equal to I naught sine of omega t, and the phase difference between these two is zero. तो इसको मैं लिख सकता हूँ I is equal to I naught sine of omega t, where I naught क्या है, I naught is equal to V naught by R. So the important thing about this is the phase difference between voltage and current when it is applied across a resistor is zero. So no phase difference, both voltage and current through
a resistor are in same phase or in phase, are in phase, ठीक है ना। ऐसे ही नेक्स्ट एलिमेंट आता है, नेक्स्ट लेट्स से नेक्स्ट वन दैट इज कैपेसिटर। तो ये डेरिवेशन अपन डिटेल में प्रॉपरली करते हैं लेक्चर में, मैं यहाँ पे आपको रिजल्ट बता रहा हूँ। तो यहाँ पे सिचुएशन क्या होती है, इन लाइक डायरेक्ट सोर्स अगर लगाते हैं तो उस सिचुएशन में तो क्या होता है, कैपेसिटर थोड़ी देर के लिए चार्ज होता है एंड देन इट कंप्लीटली ब्लॉक, सो नो करंट इज पासिंग थ्रू इट। बट व्हेन एन अल्टरनेटिंग सोर्स इज अप्लाइड, सो V इज इक्वल टू लेट्स से V नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी, तो ये क्या हो गया, दिस इज द वोल्टेज अक्रॉस capacitor, capacitance C. Then current through this is given by V naught by 1 by omega C into, this is I can write it the same phase में, sine of this is omega t current plus pi by 2. तो in case of this is current, yes, in case of capacitor your current leads the voltage, current leads the voltage by pi by 2। ये क्या है, मतलब इसका जो करंट का फेज है वो वोल्टेज के फेज से पाई बाई 2 आगे रहता है हमेशा। तो इसका जो फेजर डायग्राम आप ड्रॉ करोगे तो यहाँ पे क्या होगा, इफ दिस इज V नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी, देन I विल बी लाइक I इक्वल टू I नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। दूसरी चीज है यहाँ पे ये क्वांटिटी, दिस इज योर आई नॉट दैट इज इक्वल टू V नॉट बाई 1 बाई सी ओमेगा। ये क्वांटिटी को भी अपने एक क्वांटिटी लिखते हैं, वी राइट इट दिस इज एक्स सी दैट इज इक्वल टू 1 बाई सी ओमेगा। ये क्या है, एक रेजिस्टेंस की तरह है, मतलब एक कैपेसिटर इतना रेजिस्टेंस ऑफर करता है जिसको हम एग्जैक्टली रेजिस्टेंस नहीं बोलते हैं, दिस इज टर्म्ड एज रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस। कैपेसिटिव रिएक्टेंस इज इक्वल टू 1 बाई सी ओमेगा। इसका यूनिट भी क्या होता है, दिस इज यूनिट इज आल्सो ओम, ओम, अंडरस्टैंडिंग। तो मतलब ये समझो कि एक अल्टरनेटिंग सोर्स के लिए जो कैपेसिटर है वो भी क्या है, मतलब एक नॉर्मल जैसे रजिस्टर की तरह ही काम करता है। इसका रेजिस्टेंस क्या है, जिसको हम प्रॉपर टर्म्स में रिएक्टेंस बोलते हैं, रिएक्टेंस इज इक्वल टू 1 बाई सी ओमेगा। क्लियर ना। तो यहाँ पे अब देखो कि अगर फ्रीक्वेंसी क्या होगी, बहुत हाई होगी, मतलब अल्टरनेटिंग, हायर अल्टरनेटिंग, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, इसका जो रिएक्टेंस है वो कम होगा, सो इट अलाउ इजीली। यहीं पे अगर फ्रीक्वेंसी देखो ओमेगा 2 पाई एफ अगर छोटी हो गई, देन दिस क्वांटिटी विल बी लाइक वेरी हाई, तो मतलब इसका जो रेजिस्टेंस है वो क्या हो गया, हाई हो गया। तो ये हाई मतलब सॉरी लो फ्रीक्वेंसी को पास नहीं कर देता। सो दिस कैपेसिटर इज ए बेसिकली हाई फ्रीक्वेंसी पास फिल्टर, हाई फ्रीक्वेंसी पास फिल्टर, मतलब हाई फ्रीक्वेंसी को पास कर देता है, फिल्टर कर देता है, लो फ्रीक्वेंसी को ब्लॉक कर देता है। लाइक दिस इज कॉल्ड रिएक्टेंस। करंट ये क्या है, फेज कौन किधर लीड करता है, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, यू मस्ट रिमेंबर दैम। एंड नेक्स्ट एलिमेंट इज योर इंडक्टर। तो थर्ड वन इज इंडक्टर। तो यहीं पे अब जैसे यहाँ पे ये रजिस्टर था, उसकी जगह अगर एक इंडक्टर लगा दिया जाता है, इस सर्किट में इंडक्टर कनेक्ट कर दिया जाए, वोल्टेज सेम है, तो उस सिचुएशन में इंडक्टर के लिए जो करंट आता है I इज इक्वल टू V नॉट डिवाइडेड बाई दिस इज ओमेगा इंटू L, where L is the inductance of this, into this is voltage sine of omega t minus pi by 2। क्लियर ना। तो अभी इस सिचुएशन में क्या हो गया, बोथ वोल्ट इन केस ऑफ इंडक्टर, इंडक्टर के लिए देखो अभी हमारे पास क्या हो गया, ये वोल्टेज आ गया अक्रॉस इंडक्टर, ये क्या आ गया करंट, इसको हम लिख लेते हैं वही फिर से I इक्वल टू आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। तो मतलब पहली बात तो करंट का फेज वोल्टेज के फेज से पाई बाई 2 से पीछे है, मतलब यहाँ पे इंडक्टर के केस में वोल्टेज लीड करता है, वोल्टेज लीड द करंट बाय फेज एंगल ऑफ पाई बाय 2। क्लियर ना। सो दिस इज voltage leads and that we got, this is coming out to be
आई इक्वल टू आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस माइनस पाई बाई टू। इसका अगर फेजर डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर अपन लिख लेते हैं, लेट्स से यहाँ आई नॉट ले लेता हूँ, या फिर समझो यहाँ पे वी नॉट इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी, तो आई क्या आ जाएगा, आई एल दैट इज इक्वल टू आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। ये तो हो गया इसका इंडिविजुअल बिहेवियर, मतलब कि एक सेपरेटली अल्टरनेटिंग सोर्स को कनेक्ट किया जाए कैपेसिटर, इंडक्टर और रजिस्टर के अक्रॉस, तो उसमें वोल्टेज और करंट में क्या रिलेशन होता है, फेज में क्या रिलेशन होता है, मैग्नीट्यूड का क्या रिलेशन होता है, और कुछ रिएक्टेंस वगैरह, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। ऐसे ही यहाँ पे क्या होता है, दिस ओमेगा इंटू एल, इसको अपन लिखते हैं एक्स एल, एंड दिस इज कॉल्ड इंडक्टिव रिएक्टेंस। तो इंडक्टर भी एक रेजिस्टेंस की तरह ऑफर करता है, जिसको हम इंडक्टिव रिएक्टेंस बोलते हैं। इसका यूनिट है वो ओम ही रहता है। क्लियर ना। तो ये तो हो गया इंडिविजुअल बिहेवियर। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है इसमें कि अगर कोई भी दो आर या एल को कनेक्ट कर दिया जाए, आर सी को कनेक्ट कर दिया जाए, सी और एल को कनेक्ट कर दिया जाए सीरीज में, तो उस सिचुएशन में करंट, वोल्टेज वगैरह वो सब चीज़ें कैसे निकालेंगे, इफेक्टिव जो रिएक्टेंस होगा, इफेक्टिव रेजिस्टेंस होगा, या इक्विवेलेंट जिसको हम इम्पीडेंस बोलते हैं सर्किट के लिए, वो कितना होगा। लेट्स सी दैट। ओके, नेक्स्ट इज सीरीज आरसी सर्किट। तो अभी अपन देखते हैं कि अगर दो एलिमेंट को एक साथ, ऐसे अगर नेक्स्ट तीन एलिमेंट को एक साथ कनेक्ट किया जाएगा, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ पे प्रॉब्लम आपको इसी तरह के पूछ लिए आते हैं। एक एलिमेंट लाइक वोल्टेज सोर्स या करंट सोर्स कनेक्ट कर दिया जाएगा, कोई भी दो या तीन एलिमेंट पैरेलल या सीरीज कॉम्बिनेशन, फिर आपको किसी भी एलिमेंट के अक्रॉस लाइक करंट, वोल्टेज, वो सब चीज़ें पूछी जाती हैं। तो वो सब आप बहुत आसानी से निकाल सकते हैं अगर आपको चीज़ें क्लियर हैं कि कैसे निकालना है। सो लेट मी टेल यू हाउ टू कैलकुलेट दैट। तो यहाँ पे अपने पास एक सीरीज आरसी सर्किट, तो देखो एक तो हो गया आर, ये सी, and both are connected across an alternating this, that is equal to, let's say v equal to v naught sin of omega t। ये अपने पास क्या हो गया, वोल्टेज सोर्स हो गया r एंड c। क्लियर। अब ये तो कनेक्ट कर रहे हैं, तो इस सिचुएशन में देखो अभी क्या हो रहा है, इसका फेजर डायग्राम बहुत ज़रूरी होता है कि कैसे ड्रॉ करेंगे। क्लियर ना। एक्स एक्सिस पे पहली बात तो कौन सी क्वांटिटी रखते हैं, और वाई एक्सिस पे कौन सी क्वांटिटी रखेंगे। तो इस सिचुएशन में देखो ये क्या है, दोनों एलिमेंट सीरीज में है, तो इन दोनों एलिमेंट में कॉमन चीज सेम क्या होगा, एंड दैट विल बी योर करंट। वोल्टेज नहीं होगा, वोल्टेज एक ही सोर्स है, दैट इज ट्रू, बट ये वोल्टेज दोनों के साथ अलग लाइक अक्रॉस सेम नहीं होगा। ठीक है ना। तो इन दोनों में जब सीरीज में कनेक्ट किया जाएगा तो उसमें कॉमन चीज, एक ही चीज मतलब सेम क्या होगा, दैट विल बी करंट। तो जो सेम या कॉमन चीज होगी उसको हम एक्स एक्सिस के अलाउंग रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे अगर पैरेलल में अगर आप इन्हीं को कंसीडर कर लोगे तो उसी सिचुएशन में क्या हो जाएगा, वोल्टेज विल बी सेम अक्रॉस बोथ द एलिमेंट्स, बट करंट विल बी डिफरेंट। तो जब पैरेलल में होंगे एलिमेंट्स, सर्किट एलिमेंट्स, तो उस सिचुएशन में एक्स एक्सिस के अलाउंग हम किस क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करेंगे, that will be common to both of them. So in case of parallel it will be voltage, in case of series it will be current. तो यहाँ पे क्या होगा, करंट को, तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया, करंट, राइट, I, ओके, एंड दिस इज द वोल्टेज सोर्स। तो ये हो गया I। अब वोल्टेज क्या होगा, तो वोल्टेज देखो VR तो इधर ही होता है, VR, और VC क्या होता है, VC इट्स लैग्स, दिस इज VC। क्लियर ना। तो ये अपने पास वोल्टेज आ गया। अब इस सिचुएशन में देखो यहाँ पे VR को मैं क्या लिखूंगा, अगर इसमें से करंट I है, I फ्लो हो रहा है, देन VR विल बी इक्वल टू I इंटू R एंड VC विल बी इक्वल टू I इंटू XC। ये XC क्या है, रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, बट ये इक्विवेलेंट है एक रेजिस्टेंस के, कैपेसिटर का रेजिस्टेंस अल्टरनेटिंग सोर्स के लिए, दैट इज दिस। तो इसलिए हम बहुत आसानी से इसको एक नॉर्मल सर्किट की तरह, ऐसा रेजिस्टेंस की तरह ट्रीट कर सकते हैं। ये आ गया अपने पास, तो इसको मैं लिख सकता हूँ, दिस इज I इंटू आर, और दिस इज हो गया I इंटू XC। तो अभी इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा, रिजल्टेंट विल बी लाइक अक्रॉस समवेयर हियर, एंड दैट विल बी इक्वल टू व्हाट। अब ध्यान रखने का, ये वोल्टेज VR है, ये VC है। अब इन दोनों का रिजल्टेंट वोल्टेज निकालेंगे तो वो VR प्लस VC नहीं होगा। दीज टू क्वांटिटीज विल बी ट्रीटेड जस्ट लाइक वेक्टर। तो इन दोनों में रिजल्टेंट क्या होगा, रिजल्टेंट विल बी VR स्क्वायर प्लस VC स्क्वायर। क्लियर ना। और इसको मैं लिख सकता हूं, दिस इज इक्वल टू अंडर रूट IR होल स्क्वायर प्लस IXC होल स्क्वायर। I कॉमन ले लेते तो ये I अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XC स्क्वायर।
क्लियर ना, दिस इज द वोल्टेज। अब इसको हम ये यहाँ पे एक जैसे नॉर्मल डीसी सर्किट में हम लिखते हैं आर इक्विवेलेंट, जैसे ये एक इक्विवेलेंट की टर्म्स में अगर इस सिस्टम को मैं एक इक्विवेलेंट सर्किट से रिप्लेस कर देता हूँ, मेरे पास ये कुछ सर्किट एलिमेंट्स है ना, और सेम वोल्टेज सोर्स कनेक्ट किया जा रहा है वी नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी, तो इसका जैसे आर इक्विवेलेंट, तो यहाँ पे आर इक्विवेलेंट तो नहीं होगा, तो इसको हम लिख देते हैं इम्पीडेंस एंड इट्स डिनोटेड बाय जेड एंड जेड इज कॉल्ड इम्पीडेंस। इम्पीडेंस समझ लो कि अल्टरनेटिंग सर्किट का एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ठीक है ना। तो उसकी टर्म्स में मैं क्या लिख सकता हूँ, आई इंटू जेड, आई आई कैंसिल हो गया, तो हमारे पास यहाँ से आ जाता है जेड, जेड इज इक्वल टू इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस दैट इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो इस तरह से हमारे पास क्या आ जाता है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। और यहाँ पे इस सिचुएशन में अब मैं लिख सकता हूँ आई विल बी इक्वल टू व्हाट, आई इज इक्वल टू वी नॉट बाई दिस सर्किट इज इक्वल टू व्हाट, इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना हो गया, जेड, एंड जेड इज, तो अब मैं लिख सकता हूँ वी नॉट बाई जेड इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी। अब यहाँ पे नेक्स्ट चीज आती है फेज, कि इसका फेज कितना होगा। अब ध्यान से कि ये क्या है, वोल्टेज का फेज, तो ये क्या होगा, बेसिकली दिस इज इक्वल टू वी नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी, क्लियर ना। तो अब यहाँ से क्या हो रहा है, इससे करंट क्या हो रहा है, लीड कर रहा है बाय सम फेज फाई, और जो फाई होगा, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। पहली बात, चीज़ें फेजर डायग्राम कैसे ड्रॉ करना है वो आपको चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। हमने कौन सी क्वांटिटी को एक्स एक्सिस के अलॉन्ग लेना है, कौन सी वाई एक्सिस के अलॉन्ग, आई अपन ने सीरीज में क्या है सेम है, तो आई को एक्स एक्सिस के अलॉन्ग ले लिया। अब देखो वी आर क्या होगा, वी आर तो सेम फेज में आता है, तो वी आर सेम ही आ गया, इसी के अलॉन्ग आ गया। और वी सी क्या होगा, लैग करेगा आई से, तो हमने इधर ले लिया। अब रिजल्टेंट वोल्टेज वो फेजर डायग्राम वेक्टर एडिशन से निकालेंगे, वही है, इसको सिंप्लीफाई करके अपने पास ये आ गया रिजल्टेंट रेजिस्टेंस, जिसको हम अल्टरनेटिंग सर्किट के लिए क्या लिखते हैं, इम्पीडेंस, इम्पीडेंस। तो इसकी टर्म्स में रिजल्टेंट करंट ये आ जाता है अपना वी नॉट बाई जेड, राइट, इम्पीडेंस इनटू साइन ऑफ ओमेगा टी। अब बात बचती है कि जो साइन, ये तो क्या हो गया, वोल्टेज का फेज तो ये आ गया ओमेगा टी, लेकिन करंट का फेज कितना आ गया, तो करंट वोल्टेज को लीड करता है यहाँ पे बाई फेज एंगल फाई, और जो फाई होगा फेज डिफरेंस, तो फेज डिफरेंस जब बात की जाए तो फेज डिफरेंस किस किस के में है, वोल्टेज और करंट के बीच में, ठीक है ना। तो फेज डिफरेंस फाई, तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे टेन फाई क्या हो जाएगा, देखो टेन फाई क्या हो जाएगा, टेन फाई विल बी दिस क्वांटिटी डिवाइड बाय दिस, दैट विल बी इक्वल टू एक्स सी डिवाइडेड बाई आर, सो दिस इज एक्स सी डिवाइडेड बाई आर। तो हमारे पास आ गया फाई, तो फाई को आप लिख सकते हैं टेन इनवर्स एक्स सी बाई आर, क्लियर, ये आ गया इस तरह से। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, और ये क्या होगा, लीड करेगा, तो मैं इसको पॉजिटिव लिख सकता हूँ, सो दिस इज योर। तो अब ये क्या आ गया तुम्हारे पास सर्किट में, टोटल करंट आ गया, अंडरस्टैंडिंग, ये आ गया अपने पास। अब देखो यहाँ पे अगर तुम्हें अब पूछा जाता है कि रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो कितना होगा, इज इट, सो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस वोल्ट, और आई विल राइट वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर। तो अब यहाँ पे आपको कुछ भी पूछी जा सकती हैं चीजें, राइट। तो वी आर बराबर क्या हो जाएगा, वी आर इज इक्वल टू आई इंटू आर। अब आई यहाँ पे क्या होगा, ध्यान रखने का, आई ये होगा, एंड दिस विल बी इक्वल टू वी नॉट इंटू आर डिवाइडेड बाई जेड इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव, क्योंकि इसका फेज तो क्या होता है, सेम ही होता है करंट की फेज में। सिमिलरली अगर वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर पूछा जाए किसी भी, ये क्या है, इंस्टेंटेनियस वोल्टेज है, सो इंस्टेंटेनियस NEOUS वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर, और ये भी क्या है, इंस्टेंटेनियस वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर। तो वो हो जाएगा VC विल बी इक्वल टू I इंटू XC, एंड दैट इज V नॉट डिवाइडेड बाई Z मल्टीप्लाइड बाई XC इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी। अब ध्यान रखिएगा VC क्या होगा, इट विल बी लैगिंग बिहाइंड द करंट बाई फेज एंगल पाई बाई टू। सो ये क्या हो जाएगा, ओमेगा टी प्लस फाई माइनस पाई बाई टू। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस। तो अब देखो तुम्हारे पास क्या हो गया, अल्टरनेटिंग सर्किट है, वोल्टेज आ गया, करंट आ गया, किसी भी अक्रॉस सर्किट एलिमेंट के अक्रॉस इंस्टेंटेनियस पावर पूछी जाती है, पावर भी निकाल सकते हो, एवरेज क्वांटिटी पूछी जाए तो पावर का एवरेज निकालना आपको आता है, आर मतलब एनीथिंग,
यू शुड बी इन पोजिशन टू आंसर। तो ये थी बेसिकली अप्रोच। ऐसे एग्जैक्टली सेम चीज़ से हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, जिसको हम इम्पीडेंस बोलते हैं बेसिकली, वो सब कैलकुलेट करना आपको आना चाहिए, फेज डिफरेंस कैलकुलेट करना आना चाहिए। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर दिस चैप्टर। ऐसे ही देखो, ये सीरीज आरसी सर्किट अभी अपना हो गया। सीरीज लेट से टॉक अबाउट आरएल सर्किट। तो आरएल में भी क्या हो जाएगा, दिस इज आर एल, और सेम अपने पास सोर्स कनेक्ट कर दिया एक अल्टरनेटिंग, ये है ना अल्टरनेटिंग सोर्स, V इक्वल टू सम V नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। क्लियर? ओके, सो नेक्स्ट थिंग इज, अब देखो यहां पर भी अभी अपने पास क्या होगा, सेम करंट कुछ I होगा, दिस इज R, दिस इज एक्चुअली में L है, लेकिन इसका क्या हो जाएगा, XL हो जाएगा रिएक्टेंस। और फेजर डायग्राम सीधा ड्रॉ करो, यहाँ पे क्या होगा, I इधर आ जाएगा, VR विल बी डेफिनेटली इधर, और इस सिचुएशन में टोटल करंट इधर है, VL किधर होगा, VL विल बी लीडिंग बाई पाई बाई 2, करंट को लीड करेगा, तो VL विल बी हियर, VL। तो अब नेट रिजल्टेंट वोल्टेज V विल बी इक्वल टू अलॉन्ग दिस इज VR स्क्वायर प्लस VL स्क्वायर। इसी को हम I कॉमन लेकर के लिख सकते हैं XL स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। तो इसका जो इम्पीडेंस है, इम्पीडेंस इस सर्किट का, वो क्या आ जाएगा, Z इक्वल टू अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर। इम्पीडेंस आ गया, समझ में आया? ये इस तरह से वोल्टेज। अब इस सिचुएशन में क्या होगा, जो करंट होगा वो क्या होगा, वोल्टेज को लैग करेगा। वोल्टेज अपने पास ये है, तो यहाँ पे जो I आएगा, I का पहली बात तो हम फेज लिख लेते हैं, तो फेज डायरेक्टली लिख सकता हूँ मैं, फेज 5 विल बी इक्वल टू tan इनवर्स व्हाट, दिस विल बी इक्वल टू XL डिवाइडेड बाई R, फेज आ गया। करंट Z आ गया अपने पास, करंट I का लिख सकता हूँ V नॉट डिवाइडेड बाई Z इनटू साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस 5, बिकॉज हेयर करंट विल बी लैगिंग। तो ये अपने पास आ गया करंट। अब यहाँ पर सिमिलरली VL पूछा जाए तो VR विल बी इक्वल टू व्हाट, I इंटू R, I क्या है ये, VL पूछा जाए तो वो क्या हो जाएगा, I इंटू XL, दैट फेज भी आएगा, तो फेज क्या आ जाएगा इसका, फेज विल बी साइन ऑफ ओमेगा टी। देखो ये आ गया करंट, है ना, तो VL वोल्टेज क्या होगा, करंट को लीड करेगा पाई बाई 2 से, तो करंट कितना आ गया, ओमेगा टी माइनस 5 एंड प्लस पाई बाई 2, तो ये आ गया VL। तो VL को आप लिख सकते हो, दिस इज I इज इक्वल टू V नॉट बाई Z मल्टीप्लाइड बाई XL, दिस इज XL इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस 5 प्लस पाई बाई 2। तो ये आ जाता है अपने पास वोल्टेज। तो दिस इज अबाउट बेसिकली योर सीरीज RL सर्किट। ऐसे ही सीरीज RC सर्किट हो गया, और सीरीज LC सर्किट, क्लियर। तो LC सर्किट में अभी क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक L C बेस एंड दिस इज V इक्वल टू V नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी, क्लियर। ओके, दिस इज L, दिस इज C, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा XL, यहाँ पे क्या होगा XC। और इस सिचुएशन में देखो करंट दोनों में कॉमन, I को मैंने इधर लिख दिया, वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर दैट विल बी दिस VL, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर, तो वो करंट को लैग करता है VC। तो डिपेंडिंग ऑन कि अगर ये बड़ा है तो नेट विल बी लैगिंग, सॉरी वोल्टेज विल बी लीडिंग, अगर ये वाला क्वांटिटी बड़ा है तो नेट वोल्टेज विल बी लैगिंग द करंट। तो यहाँ पे V यू कैन राइट इट विल बी मॉड ऑफ VL माइनस VC, एंड डिपेंडिंग ऑन कि कौन सा बड़ा है, इफ VL is greater than VC then net voltage कुछ इधर आ जाएगा, that will be leading, और vice versa, क्लियर ना। और इस सिचुएशन में जो हमारा Z होता है, Z will be equal to XL minus XC, तो ये आ गया। और उसके हिसाब से अगर हमारे पास जैसे ये वोल्टेज है और मैं ये मान के चल लेता हूँ ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, तो ये अपने पास इम्पीडेंस आ गया, तो I क्या आ गया, V नॉट डिवाइडेड बाई Z, दैट इज इक्वल टू XL माइनस XC इंटू साइन ऑफ। अब देखो यहाँ पे इस सिचुएशन में क्या होगा, वोल्टेज करंट क्या आ गया, लैग कर गया बाई फेज एंगल पाई बाई 2, तो ये क्या आ जाएगा ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, क्लियर। ये करंट आ गया और वोल्टेज, ओके जस्ट 1 सेकेंड, तो अभी अपने ये लिख लिया, वोल्टेज ये हो गया, एंड यहाँ पे
जो इंडक्टर और कैपेसिटर के बीच जो वोल्टेज होगा उनमें फेज डिफरेंस पाई का हो जाता है, क्योंकि ये पाई से आगे ये पाई से पीछे, तो इन दोनों के बीच में जो फेज डिफरेंस होगा उसमें क्या होगा, फेज पाई का हो जाता है। तो इम्पीडेंस आ गया, ये वोल्टेज पता है अपन को, तो ये अपन ने लिख लिया है ना। तो नेट वोल्टेज ये, तो नेट वोल्टेज क्या होगा अभी इसके हिसाब से ले लिया अपन ने। तो करंट क्या होगा, लैग करेगा, करंट विल बी ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। तो दैट इज अबाउट लाइक आइदर आर एल, एल सी और आर सी सर्किट। ऐसे अगर तीनों सर्किट एक साथ आ जाएं सीरीज में, उस सिचुएशन में कैसे अपन डील करते हैं, कैसे इंपीडेंस निकालते हैं, कैसे करंट निकालते हैं, और पावर वगैरह भी वो भी बात करते हैं। लेट्स सी दैट। ओके, नेक्स्ट इज सीरीज आर एल सी सर्किट। मतलब आर रेजिस्टेंस, एल इंडक्टर एंड कैपेसिटर, तीनों को एक साथ सीरीज में कनेक्ट कर देते हैं एक अल्टरनेटिंग सोर्स के अक्रॉस। देन अगेन यहाँ पे करंट किसी भी एलिमेंट के थ्रू, वोल्टेज अक्रॉस दैट एंड पावर। सो लेट्स टॉक अबाउट इट। तो इस सिचुएशन में अगेन फिर से हमें इस तरह की जो भी आपके पास अल्टरनेटिंग सोर्स वाले या अल्टरनेटिंग सर्किट हैं उनमें हमेशा आपको फेजर डायग्राम ड्रॉ करने की जरूरत पड़ती है। तो दैट्स वाई यू मस्ट अंडरस्टैंड फेजर डायग्राम फर्स्ट। तो ये सिचुएशन देखो क्या होगा, करंट मान लेते हैं कुछ आई करंट फ्लो हो रहा है। अगर इस सर्किट का मैं इम्पीडेंस से नेट जेड मान लेता हूँ, तो आई का लिख सकता हूँ, आई विल बी इक्वल टू वी नॉट बाई जेड इंटू साइन ऑफ सम ओमेगा टी प्लस फाइव, दैट विल बी। तो मतलब अल्टीमेटली एक तो मुझे ये चाहिए और एक ये चाहिए, क्लियर ना। और वो सब दोनों चीज़ें मिलेंगी हमें फेजर डायग्राम से। सो ये तो हो गया अपने पास आई, वोल्टेज वी आर इधर आ गया, वी एल, एल क्या होगा, करंट को लीड करता है, सी क्या होता है, वी सी लैग करता है। यहाँ पे मैं अज्यूम करके चल रहा हूँ, दिस इज असम्पशन बेसिकली, जो कि उल्टा भी हो सकता है। आई एम अज्यूमिंग वी एल इज ग्रेटर देन वी सी, दिस इज असम्पशन। तो इस सिचुएशन में क्या हो जाएगा, नेट दिस विल बी हियर, दैट इज वी एल माइनस वी सी, क्लियर। तो अब देखो इस सिचुएशन में क्या हो गया, नेट वोल्टेज विल बी अक्रॉस दिस, और वो कितना हो जाएगा, V विल बी इक्वल टू, नाउ यू कैन राइट दिस इज वी एल माइनस वी सी, ये वी आर, तो इट विल बी लाइक वी आर होल स्क्वायर प्लस वी एल माइनस वी सी का भी होल स्क्वायर। तो ये आ गया अपने पास नेट रिजल्टेंट वोल्टेज। अब देखो करंट आई है, तो इस सिचुएशन में मैं क्या लिख सकता हूँ, वी आर विल बी इक्वल टू व्हाट, आई इंटू आर, वी एल विल बी आई इंटू एक्स एल एंड वी सी विल बी आई इंटू एक्स सी, क्लियर। ये सब चीज़ों को यहाँ पे, और नेट वी को मैं क्या लिख सकता हूँ, वी इज इक्वल टू आई इंटू जेड इक्वल टू दिस इज सब्सटीट्यूटिंग एवरीथिंग हियर, आई इंटू आर का होल स्क्वायर प्लस आई इंटू दिस इज एल, एल क्या हो जाएगा, एक्स एल माइनस आई इंटू एक्स सी होल स्क्वायर। आई कॉमन ले लेते हैं तो ये क्या आ जाएगा, आई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू आई इंटू जेड, अगेन आई गेट्स कैंसिल, तो जेड अपने पास आ जाता है यहाँ से अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर एंड फेज क्या होगा दोनों के बीच में, दिस इज फेज। तो यहाँ पे अपन क्या निकालेंगे, tan फाइव, फेज एंगल फाइव विल बी इक्वल टू व्हाट। तो फेज कैसे लिखेंगे, ये क्वांटिटी क्या है, एक्स एल माइनस एक्स सी, ये क्या है, दिस इज प्रोपोर्शनल टू आर, तो फेज लिख सकते हैं वी एक्स एल माइनस एक्स सी डिवाइडेड बाई आर, तो अपने पास फाई आ जाएगा tan इनवर्स एक्स एल माइनस एक्स सी डिवाइडेड बाई आर, दिस इज द फेज एंगल। होप यू आर क्लियर विद दिस। सो अपने पास फेज एंगल फाई आ गया एंड दैट्स ऑल, जेड आ गया। अब यहाँ पे करंट अपने पास ये लिख ही सकते हैं एंड दैट्स ऑल, यही तो सब अपन को चाहिए था। तो आई कितना आ गया, वी नॉट बाई जेड, जेड इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी। अब यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, इस सिचुएशन को अगर मैं कंसिडर करता हूँ तो यहाँ पे करंट क्या हो रहा है, लैग कर रहा है वोल्टेज को, राइट। दिस इज इक्वल टू मीन्स माइनस फाइव, और यहाँ पे तो इसका मतलब मैंने यहाँ रेंडमली लिख दिया था, तो फाइव भी क्या हो जाएगा माइनस, और फाइव की वैल्यू क्या है, वो है। तो अभी हमारे पास क्या आ गया, लाइक सीरीज आरएलसी सर्किट में भी हमें करंट, वोल्टेज, पोटेंशियल, कोई सा भी क्वांटिटी किसी भी एलिमेंट के अक्रॉस पूछा जाए। तो अब देखो ये आई आ गया, वी आर क्या हो जाएगा, इंस्टेंटेनियस वोल्टेज across फर्स्ट रजिस्टर, वी आर क्या हो जाएगा,
आई इंटू आर, आई क्या है ये, आई क्या है यहाँ पर, आई इज इक्वल टू वी नॉट बाई जेड इंटू आर इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस फाइव। ऐसे ही कैपेसिटर, कैपेसिटर वी सी आई इंटू एक्स सी दैट इज इक्वल टू वी नॉट बाई जेड इंटू एक्स सी इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस फाइव। और यहाँ पे ध्यान देने का कि जो वोल्टेज है ये तो क्या आ गया करंट, जो कि तीनों एलिमेंट में सेम होगा, लेकिन कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो करंट से लैग करता है, पीछे रहता है पाई बाई टू से, सो माइनस पाई बाई टू। एंड थर्ड इंडक्टर, तो ये हो जाएगा वी एल दैट विल बी आई इंटू एक्स एल, तो वो क्या आ जाएगा वी नॉट बाई जेड मल्टीप्लाइड बाई एक्स एल इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस फाइव। ये करंट है तो एक्सएल वी एल क्या होता है, आई को लीड करता है, तो प्लस पाई बाई टू। तो इसीलिए अब दूसरी चीज़ यहाँ पे ध्यान से सुनो, किसी भी मूवमेंट ऑफ टाइम पे अगर आप वी सी और वी एल को ऐड करोगे तो ये क्या होगा, दोनों के बीच में फेज डिफरेंस कितना है पाई का, तो दैट विल बी लाइक अगर ये दोनों इक्वल हो जाती हैं देन देयर विल कैंसल आउट, अंडरस्टैंडिंग। सो दिस इज ऑल अबाउट। तो अभी यहाँ तक आपको देखो इस चैप्टर के लिए जो कि बहुत ज़रूरी है, फेजर डायग्राम आपको बहुत सॉलिड आना चाहिए। फेजर डायग्राम ड्रॉ करके किसी भी चैप्टर मतलब किसी भी सर्किट एलिमेंट के लिए आपको इम्पीडेंस कैसे निकालना है वो आना चाहिए, इम्पीडेंस कैसे निकालना है, और फेजर रिलेशन अगर आपको वोल्टेज करंट में पता है तो आप किसी भी सर्किट के लिए किसी भी एलिमेंट के अक्रॉस वोल्टेज करंट कुछ भी निकाल सकते हैं। फेज डिफरेंस वो भी निकालते हैं, वोल्टेज निकाल सकते हो वोल्टेज करंट में। फेज डिफरेंस ये इतना सब आ जाता है तो उसके बाद पावर तो अपने पास बहुत सिंपल सी चीज़ है। देखो पावर कैसे निकालेंगे, पावर के लिए क्या करना रहता है हमारे पास, मैं एक जनरल एक्सप्रेशन से मान अभी सॉल्व कर देता हूँ, है ना। सो पावर इन आरसी सर्किट, इन आर लाइक एसी सर्किट, पावर के लिए अपने पास रहता है, मान लेते हैं वोल्टेज आ गया अपने पास वी नॉट इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी, और करंट मान लेते हैं आई नॉट इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस सम फाइव। तो पावर क्या हो जाएगा, पावर इज इक्वल टू व्हाट, वी आई, एंड पी इज इक्वल टू आई नॉट इंटू वी नॉट इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव। ये तो आ जाती है इंस्टेंटेनियस पावर। इसी का अगर हम एवरेज करते हैं, सॉल्व करते हैं इसके पास, तो पावर एवरेज अपने पास सॉल्व होकर के आती है, पी एवरेज इज इक्वल टू वी नॉट इंटू आई नॉट इंटू कॉस ऑफ फाइव दिस बाई टू, राइट। एंड इसको हम लिख देते हैं आई आर एम एस इंटू वी आर एम एस इंटू कॉस फाइव। ये फाइव को भी, कॉस फाइव को अपन लिख देते हैं पावर फैक्टर, ठीक है, पावर फैक्टर। तो पावर फैक्टर इज इक्वल टू व्हाट, कॉस ऑफ फाइव, और फाइव क्या है, फेज एंगल, और यू कैन राइट फेज डिफरेंस बिटवीन आई एंड वी। क्लियर। तो ये अपने पास किसी भी सर्किट के लिए, अब देखो ये निकालना आपको समझ में आ जाना चाहिए। वी नॉट अगर आपको ये दिया गया है तो आई नॉट क्या होगा, आई नॉट हम निकाल सकते हैं, फेज डिफरेंस कितना होगा, अगर वो चीज़ आपको आ गई तो मतलब आप पावर निकाल सकते हैं सर्किट में। अब यहाँ पे देखो, जैसे इस सर्किट के लिए मैं बात करता हूँ तो हमारे पास क्या आ जाता है, वोल्टेज आ गया, नेट करंट आ गया, वो ये फेज यहाँ से आ गया, तो हमें इस सर्किट में भी पावर निकाली जा सकती है। अब थोड़ी सी एक और चीज़ जो मैं यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि पावर इज इट, थोड़ा सा इसके बारे में, एक इंडिविजुअल एलिमेंट जो हमारा है वो कैसे काम कर रहा है, वो कितनी पावर कंज्यूम कर रहा है। तो अभी अपन ने देखा सी कैपेसिटर के अक्रॉस क्या हो रहा है, दिस इज योर आई, दिस इज योर वी, तो इन दोनों के बीच में जो फेज पाई आ गया वो कितना आ गया, पाई बाई टू 90। तो अगर प्योरली कैपेसिटर के लिए मैं बात करता हूँ तो फेज कितना आ जाएगा, 5 विल बी 90, तो पावर फैक्टर कितना होगा 0, तो मतलब एवरेज पावर कितनी हो गई, एवरेज पावर विल बी 0। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग इट। नेक्स्ट इंडक्टर मीन्स प्योरली इंडक्टर। इस सिचुएशन में क्या होता है, दिस इज आई, दिस इज वी एल, क्लियर। तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया, पाई बाई टू, फेज डिफरेंस। यहां पर भी फेज कितना आ गया, दैट इज पाई बाई टू। तो यहां पर भी अगर मैं एवरेज पावर की बात करता हूं, एवरेज पावर, तो वो क्या आ जाएगा, देखो एवरेज पावर क्या है,
आई आर एम एस वी आर एम एस इंटू कॉस फाइव, और फाइव क्या है 90 डिग्री, तो ये क्या हो गया कॉस फाइव 0। तो एवरेज पावर अक्रॉस एन इंडक्टर इज आल्सो 0। एंड द थर्ड वन इज रजिस्टर। तो रजिस्टर में भी क्या हो जाएगा, रजिस्टर के लिए अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे अपन ने अभी देखा था ये क्या आ रहा है वी आर और आई आर दोनों सेम डायरेक्शन में। तो इस सिचुएशन में क्या हो जाएगा, जो फाइव होगा दैट विल बी इक्वल टू 0। तो इस सिचुएशन में क्या हो जाएगा, जो हमारा पावर होगा P एवरेज विल बी इक्वल टू आई आर एम एस इंटू वी आर एम एस, बिकॉज कॉस फाइव विल बिकम 1 हेयर। पॉइंट यहाँ से ये निकला कि एवरेज पावर की अगर हम बात करें तो ना कैपेसिटर कंज्यूम करता है ना इंडक्टर कंज्यूम करता है, ओनली पावर इन एन एसी सर्किट इज कंज्यूम्ड इन एन रजिस्टर। कितनी कंज्यूम की जाएगी वो हम इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। इस फॉर्मूले में आपको वी आर एम एस निकालना आता है, आपको आई आर एम एस आना चाहिए, और कॉस फाई क्या है फेज डिफरेंस निकालना, हर चीज़ तो आपको समझ में आना चाहिए। और सब के लिए कैलकुलेशन करने के लिए आपको ज़रूरी है मतलब फेजर डायग्राम को समझना है। तो इस तरह से आप ऐसी अगर आपको लाइक पैरेलल सर्किट, जो कि नॉर्मली हमें नहीं पूछा जाता है, सिलेबस में नहीं होता है, बट अगर आपको पूछा जाए तो आप वही चीज़ें पैरेलल में क्या होगा, आप फेजर डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो पैरेलल में वोल्टेज को इधर रख दो, फिर करंट को आप उसके हिसाब से मैनेज कर दो, नेट इंपीडेंस निकाल दो, नेट वोल्टेज आ जाएगा, नेट करंट आ जाएगा किसी भी सर्किट एलिमेंट में, एंड ऑल एवरीथिंग कैन बी कैलकुलेटेड एक्चुअली। तो दिस इज ऑल अबाउट बेसिकली योर दिस different combination and different circuit elements when connected across an alternating source.